मेरा नाम निशा तिवारी, विषय हिंदी और प्रकरण है प्रकरण में गद्यांश में आज मैं कहानी देखेंगे। गीत कहानी के लेखक है सलाम बिन रजा। उनका जन्म 1949 में हुआ था। सलाम बिन रजा इनका जन्म 1949 में महाराष्ट्र के पनवेल जिले में हुआ था। सबसे पहले हम इनके कुछ परिचय देखेंगे। सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा। आपके लेख, कहानियां, विविध पत्र पत्रिकाओं आपको शोभा बढ़ाती रही। आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमी द्वारा विभिन्न सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए। आपकी प्रमुख कृतियां हैं माहिम की खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्ना किनाली, जिंदगी एक अफसाना है और नंगी दोपहर का सच। और अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में बताया गया है कि सलाम जी है और उनके बेटे जो कहानी का शुरुआत होता है। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात की कहानी सुनाने का उनका किया। मैं काफी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों के मन और मस्तिष्क और भी बोझिल कर दिया था। लगता था पूरी दुनिया बारूद उनका ढेर पर बैठी है। एक जरा सी मासी दिखाने की देर है बस। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट चला है? मन बेचैन और मस्तिष्क बड़ा गंदा था। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, ना आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए। हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर हाँ कहा। ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न में मत पूछोगे। नहीं पूछूंगा, उसने हामी भरी। पुराने जमाने की बात है। मैंने कहानी शुरू की। कितनी पुरानी? वो बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा था ना तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओहो सॉरी पापा, उसने कसमताते हुए क्षमा मांगी। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है, मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा। नहीं कोई 50 बरस के पूरे होने वाले हैं, या हो सकता है 100-200 साल पुरानी बात हो। अधिक से 1000-1200 साल पुरानी हो सकती है, या फिर इससे भी ज्यादा। कहते हुए उस पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगन में फूलों की क्यारियां लगी थी, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवा हर कर भीनी भीनी खुशबुओं से बची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था, जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे खूब सुबह शाम चहचहाते थे। बस्ती के आसपास की एक नदी गुजरती थी, जिसके आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। मनुष्य के साथ साथ वहाँ के जानवर दाने चारे की कमी नहीं, उन जानवरों को भी दाने चारे की कमी न थी। गाय बहुत सारा दूध देती थी। बस्ती के लोग जो मिलनशील और पसंदीदा थे, शांति के प्रेमी थे। पूरे दिन भर खेत और खलिहानों में, बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियाँ काटते और औरतें जो चूल्हा चक्की संभालती। उनमें से जो शक्तिवान थे कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते और कभी गीत गाते थे। जो खुशियाँ रोज उस गांव में आती, परिक्रमा करती और दुख भूले भी कभी भी उस रुख न करते। कहते हैं बस्ती के पास ही एक बड़े से घने पेड़ पे एक परी रहती थी, जो नन्ही मुन्नी मोहनी सूरत और खुद मूर्ति एकदम मासूम मूर्त वाली थी। परी गाँव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वो अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आग खिचौली खेलती और कभी कभी खलिहानों को अनाजों से भर देती। कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। दिन गुजरते रहे। समय का पंछी काले सफेद गरों के साथ उड़ता रहा और मौसम का रुपया नए रूप बदलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हर चला दिया। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए, मगर दिल सिकुड़ने लगे। गोदाम अनाजों से भर गए, मगर नीयतों में खोट पैदा हो गई। अब वे अपनी निजी जमीनों के अतिरिक्त दूसरों की जमीनों पर नजर डालने लगे और नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी की फसल उगने लगी। पेड़ फल कपट के फल देने लगे। लालच ने उनके स्वार्थ का बीज बोल दिया। पहले सब मिल बांट के खाते और पूजा घर
खाते, मिलजुल कर रहते, मगर अब उनकी हर चीज विभाजित होने लगी। खेत खलिहान, बाग बगीचे, आंगन, यहाँ तक कि लोगों के मंदिर और पूजा घरों का भी बंटवारा होने लगा। और दावतों का जो सिलसिला था वो बिखर गया, महफिलें उजड़ गई, तस्वीरें के जो रंग थे वो अंधे हो गए और गीत जो थे वो बहरे हो गए। अब न कोई तस्वीर बनाता और न कोई गीत गाता। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता। बस्ती वालों के जो बदले हुए रंग देखकर बेचारी जो नन्ही सी जो परी थी वो सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को हुआ क्या है? एक दूसरे के बैरी क्यों हो गए? मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो अपनी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती, औरतों के साथ गीत गाती, उनके खेत खलिहानों के चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती, मगर अब वो उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी। आखिर उसने अपनी बस्ती में आना जाना कम कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना ही बिल्कुल बंद कर दिया। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि उन्हें परी की अनुपस्थिति का आभास भी नहीं हुआ। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पैरों की टहनियों से जुड़े उतार दिए, बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि अपने कोई अनमोल वस्तु खो गई है। बस्ती वाले चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढो, कहाँ तलाश करें। पहले तो उन्होंने अपने घरों में, आंगनों में तलाश किया, मैदान में भटके, पेड़ों पर, गुफाओं में देखा, मगर कहीं नहीं थी। अब चिंता उन्हें बढ़ने लगी, मगर बजाय उसके वो मिल बैठकर आपस में बात करके ये सोचते कि ये परी कहाँ गई, वो एक दूसरे पे ही आरोप लगाने लगे और जिसके कारण वो आपस में और रूठ गए। अब तो उनके दिलों में नफरत और भी हरी हो गई। उन्हें एक दूसरे के खेत खलिहानों को नष्ट करने का और एक दूसरे के पशु चुराने शुरू कर दिए। धोखा, फरेब, लूटमार, हत्या, विनाश रोज का नियम ही बन गया। जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो बचाव का कोई उपाय न था। तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से एक ही अच्छा है कि इस किस्से को हमेशा के लिए ही खत्म कर दे। इस निर्णय के बाद गांव के लोग दो गुटों में बंट गए। सारे भी युवकों के हाथों में तलवारें थी और मैदान में एक दूसरे के सम्मुख आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थी और उनकी मुट्ठियां बल्लम तलवारों की मुट्ठी पर मजबूती से कसी हुई एक दूसरे पर झपट पड़ने का तैयार खड़े थे। तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में एक महिंसा सुर बुलंद हुआ, जैसे किसी परिंदे पर कोमल हवा से कांप रहा हो। कोई गा रहा था। उन्होंने आवाज की ओर देखा, पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ पर डाल कर बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे और गाल आंसू से भीगे हुए। वह नीचे हुए और फटे हुए कपड़े पर, जैसे वह घनी पाटीदार झाड़ियों के बीच से गुजरकर आ रही है। उसके नंगे पाँव और जख्मी हो गए। वो पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथों में फिजा में बुलंद कर रहे थे। उसके दोनों हाथ जो है फिजा में बुलंद हो रहे थे, यानी दोनों हाथ खुले हुए थे, जैसे उनके वो एक दूसरे को रोकना चाहती थी, हमला करने से रोकना चाहती थी। तलवारों की मुट्ठियों बल्लम पर कसी मुट्ठियां तनिक ढीली सी हो गई। वह गा रही थी, उसकी आवाज में दर्द, उनके सीने में दिल तड़प उठे। आवाज धीरे धीरे बुलंद होती गई, इतनी बुलंद जैसे सितारों को ही छूने लगी। उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाओं की उसकी आवाज की प्रतिध्वनि से गुजरने लगी। लोग अजरत से आंखें फाड़े, मुंह खोले उसके गीत सुनते रहे, यहाँ तक कि उसके हाथों में दबी तलवारें फूलों की झड़ियां पर रुचित हो गई। अब बल्लम जो थे वो मोरछल बन गए। गीत के बोल उनके कानों में रस घुलते रहे और धीरे धीरे वो सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर से बनते चले गए, जैसे वो सब एक माला के मोती, जैसे वो एक ही माँ के जाए हो, जैसे वो एक ही माँ के बेटे हो। उधर गीत समाप्त हुआ और सब अपने मैले से हस्तियों को आंसू पोंछते एक दूसरे के गले लगे। और जब आंसू का गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वो उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा, वादी जंगल आवाजें दी, मिन्नतें की, मगर वो दोबारा जाहिर नहीं हुई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई, उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया।
कहते हैं आदि बस्ती के लोग जब विवाद होता है कोई, तब मैदान में उस मिट्टी से गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं, मूर्ति के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से नींद जिंदगी बिता पाते हैं। जैसे उनके दिन फिरे, खुदा करे हम भी दिन फिरे। मैंने कहानी खत्म कर अपने बेटे की तरफ देखा, बिल्कुल सपाट था। मैंने जमाई लेके कहा चलो अब सो जा। कहानी खत्म। उसने कहा पापा आपने कहा कहानी सुनाते समय प्रश्न ना पूछना। हाँ, मैंने कहा था कि कोई प्रश्न ना पूछो और तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, अब सो जाओ। मगर पापा, बच्चा बोलता है पापा, मगर पापा कहानी तो खत्म हो गई, पर अब तो मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ। मैं थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर बोला चलो ठीक है, क्या पूछना है बताओ। पापा बोले कौन सा गीत था जिसे सुनकर गाँव वाले गले मिलने के लिए मजबूर हो गए। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला मुझे वो गीत याद नहीं है बेटा। नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा, मुझे वो गीत सुनाई, वरना मैं समझूंगा कि आपने जो कहानी की वो एकदम झूठी है। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे सोने बोला, हाँ बेटा, ये कहानी झूठी है। कहानी अक्सर काल्पनिक होती है। वो मुझे उसी तरह अपलक लगा। मैंने उसकी आंखों में झांकते देखा, मगर तुम इस मिठी कहानी को सच्ची बना सकते हो कैसे? उसने हैरानी से पूछा। बड़े होकर तुम ऐसा गीत लिख सकते हो? और उस परी ने जो गाया था। बेटे की आंखों में चमक पैदा हो गई। सच पापा, एकदम सच। उसने गले में बाहें डाल दी। उसने आंखें बंद कर दी। जब जल्दी सो गया, मगर जब मैं रात भर बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मैंने एक ही विचार खुलखुला रहे थे कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिखता है ना? समझे कहानी में कैसा था कि एक लेखक थे। लेखक ने अपने एक छोटे से बालक मन को एक कहानी सुनाई, जो कहानी में एक परी थी। कहानी समझ में आई? अब उसका हम प्रश्न को लिखेंगे। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें आपस में सदैव मिलजुल के रहना चाहिए। धन्यवाद।